दोस्तों वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का मॉडल पेपर साइंस का मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन पूछा गया 40 गो क्वेश्चन। इसमें दो ही रहेगा, एगो रहेगा ऑब्जेक्टिव पार्ट और एगो रहेगा सब्जेक्टिव पार्ट। तो मैं ऑब्जेक्टिव पार्ट के लेके आया हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो याद रखिए दाढ़ी बनाने के लिए होगा दोस्तों अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता तेजा के बीच संबंध क्या होता है। तो याद रखिए गोलीय दर्पण में वक्रता तेजा और फोकस दूरी के बीच संबंध होता है। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, देख लीजिए एफ इक्वल टू कितना होता है R/2 होता है, ठीक है। तो एफ इक्वल टू R/2 कितना नंबर हो जाएगा, ये बी नंबर हो गया इसका, ठीक है। अभी देखेंगे फिर नेक्स्ट वाला। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो याद रखिए प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में जो भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है उसका नाम है दोस्तों आवृत्ति, ठीक है। क्वेश्चन हो गया 3 क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या देखिए। 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है बोलो, ध्यान से देखिए। इसको दिया हुआ है 1 मीटर फोकस दूरी वाले, यानी एफ आपका दिया हुआ है। एफ कितना दिया है 1 मीटर, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है इसमें, ध्यान से देखिए। बोले क्षमता क्या होगी, क्षमता का पी इक्वल टू फॉर्मूला होता है। पी इक्वल टू क्या था 1/f होता है, ठीक है। हम वैल्यू बैठा देंगे 1/1, ठीक है। तो 1/1 आ गया इसका, ठीक है। तो 1/1 आया कितना 1 ही आएगा। तो 1 आ गया तो 1 डायप्टर हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो 1 डायप्टर कौन वाला हो रहा है, ई वाला। प्लस में देखिए उत्तल लेंस बोला गया, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, यानी इसका बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखिए। इसका बोला गया है कि 4 डायप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो सबसे फर्स्ट में आपको दिया गया है कि गिवन क्या क्या है वो देखना है आप लोग को, ठीक है। तो देखिए गिवन क्या क्या है, 4 डायप्टर क्षमता वाले फोकस दूरी क्या होगी। तो हमको पी दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है दोस्तों, पी दिया हुआ है। आप लोग देखिए ध्यान से। एफ इक्वल टू फॉर्मूला होता है, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/p हो जाएगा, ठीक है। तो एफ इक्वल टू 1/p हो जाएगा, तो 1/p का मान हम 4 बैठा देंगे। अब देखिए हम दोनों को क्या करेंगे, अब डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 1/4 को हम डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो कितना होगा ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने से कितना आएगा 0.25 आएगा। 0 पॉइंट कितना आएगा 25, ठीक है। अब 0.25 कितना आ गया, ये मीटर आ गया है, ठीक है। तो मीटर देखिए मीटर में आता है, तो इसको हमको किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो 0.25 कर देंगे इंटू कितना कर देंगे 100 के साथ इंटू। तो देखिए पॉइंट हटेगा, यहाँ 2 को 0 उतरेगा, ये कट गया, ये कितना आ गया 25 आ गया सेंटीमीटर आ गया, 25 सेंटीमीटर, यानी इसका ये वाला आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का यूज किया जाता है। याद रखिए वाहनों के अग्रदीप में जो दर्पण का यूज किया जाता है उसका नाम होगा क्या, उस दर्पण का नाम होगा अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव के जिस बात पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिए प्रतिबिंब बनता है किस भाग पर, वो होगा आपका दृष्टि पटल। इसी को रेटिना कहा जाता है, दृष्टि पटल को, ठीक है। फिर बोला गया है सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है। तो याद रखिए सामान्य नेत्र का दूरबिंदु कितना अनंत होता है, ठीक है। देखिए सामान्य नेत्र का दूरबिंदु और एक सामान्य नेत्र का निकट बिंदु होता है। तो निकट बिंदु होता है कितना 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या पूछा है, दूरबिंदु पूछा है, तो दूरबिंदु हो जाएगा अनंत हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए बोला गया है नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो याद रखिए नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है दोस्तों क्या, परितारिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परितारिका, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो याद रखिए मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है दोस्तों, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगा उल्टा और वास्तविक, ठीक है। फिर देखिए 1 kWh यूनिट में से किसकी इकाई है। तो याद रखिए 1 kWh जो यूनिट होता है, जो आप लोग देखते हैं मीटर वीटर में उठता है, kWh किलोवाट घंटा, तो क्या होता है शक्ति का, ठीक है।
कूलम किसका मात्रक है? तो याद रखिए कूलम किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का। कूलम किसका मात्रक है दोस्तों? विद्युत आवेश का। ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक करता है। याद रखिए जो विद्युत मोटर होता है वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को वो क्या कर देता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जैसे ठीक है, जैसे पंखा हो गया, मिक्सर मशीन सब हो गया, ठीक है, ये सब क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को वो लोग क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में, मतलब घुमाने के लिए यूज किया जाता है इसको। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, जल का जो विद्युत अपघटन होगा वो किस प्रकार की कुछ अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखिए जल का विद्युत अपघटन, सबसे पहले हम जल का फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए जल का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं H2O। ये टूट के क्या बनेगा दोस्तों? H2 प्लस क्या बनेगा? O2 बनेगा। तो ध्यान से देखिए, H2 प्लस O2 बन रहा है तो टूट गया। एगो यौगिक जब तुम्हारा बहुत सारा छोटा-छोटा ये में टूट जाता है तत्व में, तो वो क्या कहलाता है? वो वियोजन कहलाता है वो। क्या कहलाता है? वियोजन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। CeO प्लस H2 यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 और Cu प्लस H2 दिया गया। दिए हुए अभिक्रिया में किस उपचयन हो रहा है? तो ध्यान से देखिए, जो वो होता है, एगो उपचयन होता है और एगो अपचयन होता है। ठीक है, तो याद रखिए आप लोग, जो ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन जिसमें जुड़ेगा, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ेगा, तो उसे हम लोग उपचयन कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन इसमें किसमें जुड़ रहा है? ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है? ध्यान से देखिए, इसके साथ ऑक्सीजन था? नहीं था। ये बाद में देखिए H2O जाके बन गया है ये, तो ऑक्सीजन इसके साथ क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। समझ रहे हैं ना? क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ऐड होना ही क्या कहलाता है? ये उपचयन कहलाता है। ठीक है, तो किसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो वाला हमको देखना है। तो क्या होगा? हाइड्रोजन आंसर होगा इसका। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? तो सबसे पहले हम देखेंगे चित्र में क्या-क्या है। ठीक है, तो चित्र में देखिए क्या-क्या दिखाई दे रहा है। सबसे शुरू में आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है एक परख नली दिया हुआ है, ठीक है, धागा, और इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन, और क्या दिया हुआ है आपका? लोहे का ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, प्लस इसमें क्या मिलाया जा रहा है? इसका Fe, लोहा। ठीक है, तो याद रखिए जो Fe होता है, कॉपर सल्फेट से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो ये क्या कर देगा? Fe को, इसके इससे आप लोग पढ़े होंगे, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो FeSO4 बन गया, प्लस क्या बन गया इधर? H2 बन गया। क्या बनेगा दोस्तों इधर? H2। ठीक है, तो FeSO4 प्लस H2 बन गया। तो देखिए जब एक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को हटा देता है रिएक्शन करके, तो आपका क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए ये वाला आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो याद रखिए, प्राकृतिक सूचक मतलब क्या? जो हमको प्रकृति से मिलता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, नीचे वाला पेड़ पौधा दिया गया है। पेड़ पौधा से मिथाल, ऑरेंज, फिनोनेफ्थलीन, लिटमस पत्र। तो इसमें से जो ये बनने वाला, ये वाला क्या? लिटमस पत्र जो बनता है, ये क्या बनता है? पेड़ से बनता है। एगो लिचेन नामक पौधे से बनता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसका। किसी विलयन का n का पीएच मान 10 है तो वह निम्नलिखित में से क्या होगा? तो याद रखिए, जो 0 से 7 तक जो रहेगा उसका इधर ये रहेगा अम्ल, 1, 2, 3 ये अम्ल रहेगा। 7 जो रहेगा उसका होगा उदासीन हो जाता है। ठीक है, और 7 से ज़्यादा जो हो जाएगा, ठीक है, तो 10 क्या है? 7 से ज़्यादा है। ध्यान से देखिए, 10 क्या है? 7 से ज़्यादा। ठीक है, तो 10 7 से ज़्यादा है, तो 7 से ज़्यादा किसका रहता है? तो याद रखिए क्षार का होता है 7 से ज़्यादा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? तो देखिए दिया गया जो चित्र है, फिगर है, हमको क्या बता रहा है? तो ध्यान से देखेंगे इसमें क्या बताया जा रहा है। देखिए, हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, ये तो अकेले नहीं होगा, हमेशा प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, हमें अम्ल से हाथ नहीं धोना चाहिए, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए। सांद्र तथा क्षार वाले बर्तन को चेतावनी चिन्ह, देखो ये वाला चेतावनी 3 चिन्ह दिया रहता है, जैसे रेड साइन दे दिया है ना, और यहाँ ई किया जा रहा है, तो ये वाला एगो वार्निंग थिंग है दोस्तों। क्या है ये? वार्निंग थिंग है। ठीक है, तो वार्निंग थिंग क्या हो जाएगा इसमें? डी नंबर हो जाएगा वार्निंग थिंग। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इमली में कौन-सा अम्ल होता है? तो याद रखिए, इमली में जो अम्ल होता है ना, उस अम्ल का नाम है दोस्तों टार्टरिक अम्ल होता है। समझ रहे हैं ना? इमली में कौन-सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। इमली में जो अम्ल होता है, कौन-सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। ठीक है, आगे देखेंगे। कौन अधातु का अम्लीय तथा द्रवावस्था में पाया जाता है? याद रखिए, जो द्रवावस्था में पाया जाना अधातु का बात होगा, तो इसमें ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? ब्रोमीन हो जाएगा। लेकिन जब धातु बोला जाता है तो क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन सा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? तो याद रखिए, अग्निशामक बनाने के लिए जो जिसका ये यूज किया जाता है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है? ध्यान से देखिए। तो अग्निशामक बनाने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो क्या है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को अग्निशामक बनाने के लिए किया जाता है। अग्निशामक आप लोग देखे होंगे, जो पेट्रोल टंकी रहता है वहाँ पर लगा रहता है, वो लाल कलर का इतना बड़ा ये होता है, देखिएगा इस तरह का, वो यहाँ खोल करके इसको ये किया जाता है। तो उसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड के गैस होता है और बहुत सारा चीज़ होता है। जो ये बना किस चीज़ का होता है, यहाँ देखिएगा, ये तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बना होता है ये, इसके अंदर वाला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? तो याद रखिए, आधुनिक आवर्त सारणी जो बना है दोस्तों, वो क्या है? परमाणु संख्या पर बना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सॉरी, धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो याद रखें, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या हो जाएगी? इसमें पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? तो याद रखें, तत्व या यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? उसे खनिज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? खनिज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोपेनॉल में निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा समूह मौजूद है? क्रियाशील समूह पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले प्रोपेनॉल का फिगर बना लीजिए। देखिए, प्रोपेनॉल का जो फिगर होता है ना, ये होता है, ध्यान दीजिए। मैथ होगा, ईथ होगा, प्रोफ होगा, ठीक है। अब 3 गो होता तो प्रोफ होगा, एच इधर भी एच होगा, इधर भी एच होगा, इधर भी एच होगा, इधर भी एच होगा, इधर भी एच, इधर ओ एच कर दे रहे हैं, ठीक है। इधर एच कर दे, तो ध्यान से देखो, इसमें क्या हो जाएगा? ओ एच हो जाएगा इसका ई ठो, ठीक है। तो क्या होगा? ओ एच किसका होता है फॉर्मूला? एल्कोहल का, ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो जल टूटता है, ऑक्सीजन का मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड तो मुक्त नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें तो उपयोग होता भी है, ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ये होगा इसका सी नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर देखिए। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो देखिए, फ्लोएम से जो खाद्य पदार्थ का परिवहन होगा, वो दोनों दिशा में होगा, केवल ऊपर नीचे नहीं जाएगा। अगर उसका किसी पत्ती, कोई पत्ती मान लो नीचे है, तो उसका खाना जो बनता है ना, तो उसका ऊपर भी तरफ जाएगा, ऊपर तरफ भी जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका क्या? ऊपर और नीचे दोनों तरफ हो जाएगा, ठीक है। ब्रिक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, कहाँ तक हो गया ये? हम्म ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो यार याद रखिए, ब्रिकाणु होता है, लेकिन इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण नोट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ब्रिकाणु करिएगा। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो याद रखिए, फल को पकाने के लिए एथिनिल नामक हार्मोन उत्तरदायी है, ठीक है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन किससे स्रावित होता है दोस्तों? अंडाशय से होगा स्रावित एस्ट्रोजन। किससे स्रावित होगा? अंडाशय से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, कि 8 क्लास से पढ़ रहे हैं, 7 क्लास में ही पढ़ते हैं, कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम लोग क्या कहते हैं? उसे निषेचन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? तो ध्यान से देखिए, दिया गया जो चित्र है, इसमें किस तरह का ये हो रहा है? तो ये सब क्या है? मुकुल। ये सब मुकुल तो इधर गया ये वाला, तो क्या हो जाएगा? ये मुकुलन होगा। हाइड्रा है ये, क्या है? हाइड्रा। तो हाइड्रा में किस तरह का जनन होता है? मुकुलन। पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या है दोस्तों? तो पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या हो जाएगा? पक्षी और चमगादड़ के पंख हो जाएगा ये असंजात अंग हो जाएगा ये, ठीक है। क्या हो जाएगा? असंजात अंग। और क्वेश्चन नेक्स्ट देते हैं। तो 35 नंबर तक हो गया था। देखिए, इसका 36 नंबर क्या है? देखिए, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, ठीक है। तो उत्पादक मतलब क्या हो जाएगा? उत्पादक घास हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ रहे हैं ना? उत्पादक क्या हो जाएगा इसका? घास हो जाएगा, ठीक है। उत्पादक क्या हो जाएगा दोस्तों? घास, ये। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए, शाकाहारी का निर्माण कैसे होगा? आहार श्रृंखला में प्रथम पोषक तत्व से होता है, प्रथम पोषक तत्व से क्या होगा? शाकाहारी का निर्माण होगा, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 37 तक हो गया है, अब 38 हो गया इसके बाद वाला।
37 तो हो चुका है, 38 होगा। देखिए 38 में क्या है, ध्यान से देखिए। बोला गया है कि ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। तो ओजोन परत जो ये हो रहा है, ठीक है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है दोस्तों इसमें, तो क्या हो जाएगा, सीएफसी कार्बन के द्वारा हो जाएगा, सीएफसी कार्बन से, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा का ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा। अगर आप लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आप लोग आराम से टिक लगा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक तरीका मैं बता देता हूँ। साइंस में जितना सारा चैप्टर है, सब चैप्टर को आप लोग क्या करिएगा, पढ़िएगा, रीडिंग पढ़िएगा, ठीक है, और समझिएगा। और उसके बाद कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी एग्ज़ाम में बैठिएगा ना, तो उसमें आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। सिर्फ़ क्वेश्चन को समझना है। निम्नलिखित में से कौन-सा जैव मात्रा का ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो ऊर्जा स्रोत मतलब जैव मात्रा नहीं होना चाहिए और ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, ध्यान से देखो, लकड़ी तो जैव मात्रा है, गोबर गैस भी जैव मात्रा है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, जैव मात्रा नहीं है, क्योंकि ये यूरेनियम से बनता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। कोयला भी क्या बनता है, जीव-जंतु से, जैसे पेड़ से बनता है, गोबर गैस जंतु से, लकड़ी भी पेड़ से बनता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट वाला देखिए, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिए, उसका न्यूनतम चाल होना चाहिए दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तभी क्या होगा, उसमें पवन ऊर्जा से विद्युत का ये होगा, ठीक है, उत्पादन होगा। तो देखिए यहीं तक रहने दे रहे हैं। अब देखिए, और एक काम करिए आप लोग, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है, ताकि दोस्त लोग भी आप लोग जानेंगे कि मतलब कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग के बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। थोड़ा-सा मोटिवेट मिलेगा हमको। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।